तो सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो ये चैप्टर बेसिकली आपके सोशलिज्म के ऊपर है। सोशलिज्म का मतलब होता है बेटा समाजवाद। क्या होता है बेटा? समाजवाद। ठीक है। समाजवाद का मतलब क्या होता है? ठीक है, समाजवाद। ठीक है, इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है समाजवाद का मतलब? ठीक है, समाजवाद में एक ऐसी रूल है, ये एक ऐसा कंडीशन है एक कंट्री में जिसमें कि सारे के सारे लोग इक्वल होंगे। क्या होंगे बेटा? इक्वल। किन कैटेगरीज में इक्वल होंगे? ठीक है, आपके एक तरह से आप बोल सकते हो रिलीजियस कैटेगरी में, रिलीजियस कैटेगरी में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद कास्ट, उसके बाद क्रीड, उसके बाद इनकी संपत्ति। संपत्ति में क्या आता है बेटा आपका? जैसे कि आपकी कैपिटल है ना, ये सब चीज़ें, सब सारी कैपिटल। ठीक है, इनके जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे बेटा? सब इक्वल होंगे। वहाँ उसको समाजवाद कहते हैं। यहाँ पे कहीं भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। ठीक है, सारे लोगों के पास इक्वल लैंड, इक्वल राइट्स, एवरीथिंग। बट ऐसा आपको कैपिटलिस्ट सरकार में नहीं मिलता। इंडिया इंडिया इज अ कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे कैपिटलिज्म चलता है बेटा। क्या चलता है बेटा? कैपिटलिज्म। जैसे आप देखते हो ना, अगर इंडिया में कैपिटलिज्म नहीं होता तो फिर अंबानी अडानी थोड़ी होता है। नहीं, सब बराबर ही होते ना, सबको इक्वल आपके डिवीजन मिलते, सब चीज़ों का है ना। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, तो सोशलिज्म इन यूरोप। तो यूरोप में सोशलिज्म क्यों लाया गया? क्योंकि आपको पता है बेटा, यूरोप जो था बेटा, इट वाज अ स्ट्रिक्ट मोनार्की, इट वाज अ स्ट्रिक्ट मोनार्की एंड दे यूज्ड टू हेट देयर लाइक किंग। तो मोनार्की में ऑब्वियसली कभी भी बराबरी नहीं होती। ठीक है, राजा और प्रजा कभी बराबर थोड़ी हो सकते हैं, है कि नहीं? इसीलिए स्टॉन्च मोनार्की के बाद ये कहां पे आए बेटा? समाजवाद में आए। मोनार्की के बाद कहां पे आए बेटा? सोशलिज्म में आए। तो सोशलिज्म को अचीव करने के लिए कैसे स्ट्रगल किए गए, वो सारी बातें आपको इस रशियन रेवोल्यूशन के चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। और एग्जैक्टली यही सेम चीज उन्होंने कहां फॉलो किया था बेटा? फ्रांस में। कहा बेटा? फ्रांस में। तो फ्रांस में भी आपके लुइस 16 को हटाने के बाद वो सोशलिज्म ही लाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, वैसे अभी अगर देखा जाए तो आपके यूरोप में क्या है बेटा? सोशलिज्म है। ठीक है, काफी हद तक। तो वो चीज आपको रशिया में बहुत अच्छे से देखने को मिलता है, क्योंकि रशिया में अभी भी सोशलिज्म ही चल रहा है, क्योंकि अभी बॉल्शेविक्स ही जीते थे और बॉल्शेविक्स ही रूल किए थे। ठीक है, तो चलिए बेटा, तो यहाँ पे स्टार्ट करते द एज ऑफ सोशल चेंज। So in the previous chapter you read about the powerful ideas of freedom and equality that circulated in Europe after the French Revolution. फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, फ्रांस की क्रांति के बाद जो भी आपकी आइडियाज थे बेटा फ्रीडम के, इक्वालिटी के, ये पूरे पूरे फ्रांस में बेटा फैलने लगा, क्योंकि राजा मर गया। राजा के बाद मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर को भी बुलेटिन कर दिया गया। तो एवरीथिंग जब सब कुछ खत्म हो चुका था ना, तो उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन का मेन जो एजेंडा था वो था फ्रीडम और इक्वालिटी। क्योंकि सबको क्या चाहिए था बेटा? इक्वालिटी। हमें भी खाना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, है ना, इन तीन चीज़ों की एश्योरेंस हमको मिलनी चाहिए। ठीक है, तो द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वॉज स्ट्रक्चर्ड। तो मतलब कि ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था कि राजा को मार कर किसी सोसाइटी ने पहली बार फ्रीडम को हासिल किया था। ये फर्स्ट टाइम था बेटा जब कोई सोसाइटी राजा के अगेंस्ट गई थी और राजा को मारकर वहां पर पहली बार एक ऐसी सत्ता का वहां पर राज होना शुरू हुआ था जो कि लोगों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत ही ड्रामेटिक चेंज था। क्या था बेटा? ड्रामेटिक, एकदम फिल्मों की तरह। ठीक है, ड्रामेटिक मतलब वही होता है। ठीक है, एकदम मूवीज में नहीं होता कि हीरो मर गया अब विलन जीत गया है। अब बेसिकली उस जमाने में है ना, हीरो तो राजा महाराजा ही होते थे, है कि नहीं? अब लोगों ने मिलकर राजा को मार दिया। बट यहाँ पे लोगों ने ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों को यहाँ पे गुस्सा था। जिस तरह से अभी आप जेंजी रेवोल्यूशन देखे थे ना बेटा नेपाल में, है कि नहीं? वहां पे बेसिकली पहली बार ऐसा हुआ कि लोगों ने मतलब कि अपने प्रधानमंत्री का घर जला दिया, प्रधानमंत्री को ही भगा दिया, है नहीं? और वहां पे बेसिकली क्या हुआ? हाँ, नहीं नहीं मारा नहीं, वो तो पहले ही भाग गए ना, मतलब भाग गए। अभी फिर जब आपका इलेक्शन हुआ था वो फिर से खड़े हुए, मतलब बेशरम लोग है ना। तो फिर देखो, फिर मतलब इस बार तो बुरी तरह आ रही, एक भी सीट नहीं मिली उनको। ठीक है, जो नए लीडर्स थे बेटा आपके, मतलब जो जेंजी को जो पसंद थे उनको इन्होंने दिया। अभी नया आपके जो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बने हैं बालन शाह, ठीक है, ही वॉज अ गुड मैन। ठीक है, आई होप कि ही विल बी अ गुड मैन। ठीक है, अच्छा काम करे वो, है ना। तो यहाँ पे देखिए,
have read before the 18th century, society was broadly divided into states and orders, and it was the aristocracy and church which controlled economic and social power. आप क्लियरली देख सकते हो बेटा, इकोनॉमिक और सोशल पावर को कंप्लीटली कंट्रोल कौन करते थे बेटा? आपके चर्च और एरिस्टोक्रेसी. एरिस्टोक्रेसी मतलब कि आपके नोबल्स हो गए, नोबल्स आपके फर्स्ट क्लास, ठीक है, फर्स्ट क्लास के लोग, ठीक है. फर्स्ट क्लास में किंग तो रहेगा ही रहेगा, सबसे टॉप में है ना, किंग ही ये क्लासेस बना रहा है ना. तो फर्स्ट क्लास के जितने भी लोग हैं बेटा, चर्च हो गया बेटा, ये सारे सारे जो थे बेटा, पूरी कंट्री के जितने भी टैक्सेशन का जो आपका ढांचा था, सब कुछ ये कंट्रोल करते थे, ठीक है. सडनली आफ्टर द रेवोल्यूशन इट सीम्ड पॉसिबल टू चेंज दिस. मतलब कि जैसे ही आपका रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस में, इससे ये लगने लगा कि हाँ, मतलब कि लोगों ने सोचा कि हम लोग भी ये कर सकते हैं, ठीक है. मतलब कि जैसे ही फ्रांस ने ये कर दिखाया, पूरे यूरोप के लोगों को लगने लगा कि हम भी यही सेम चीज अब करेंगे. हम भी सब राजाओं ने अपने गर्दन पकड़ लिया, मतलब अब हमारा भी गला कट जाएगा, ठीक है, अब हम भी गए, ठीक है. तो इस तरह से इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया, न्यू आइडियाज अबाउट इंडिविजुअल राइट्स एंड हु कंट्रोल्ड सोशल पावर बिगैन टू बी डिस्कस्ड. एंड इन इंडिया, राजा राम मोहन रॉय एंड डेरोजियो talked of the significance of French Revolution and many other debated the idea of post-revolutionary Europe. तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो बेटा कि यहाँ पे मतलब जैसे ही फ्रांस में ऐसा हुआ तो इंडिया में भी इसकी बातें चलने लगी. तो इसमें इंडिया में बेटा आपके राजा राम मोहन रॉय एक आपके काफ़ी एमिनेंट आपके ब्रिटिश मैन थे बेटा, ये ठीक है, ब्रिटिश स्पाई एक तरह से बोल सकते हो बेटा, जिन्होंने आपके इंडिया में काफ़ी है ना आपके संस्कारों का अंडरमाइनिंग इन्होंने ही किया है, ठीक है. तो आप ये भी मान सकते हो सती प्रथा को बैन करने वाले, ठीक है, हमारे राजा राम मोहन रॉय, जो कि कभी हुआ ही नहीं कभी है, तो ये वो है. और यहाँ पे डेरोजियो आप देख सकते हैं कि ये भी आपके एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर है. ही वॉज अ गुड बट आई डोंट नो अबाउट राजा राम मोहन रॉय, ठीक है. चलिए, तो यहाँ पे ये सब जो है बेटा इन्होंने डिस्कशन स्टार्ट किए और इन्होंने कहा कि अगर फ्रांस में ऐसा हो सकता है तो हमारे देश में क्यों नहीं, हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्यों हमारे हाथ में पावर की कंट्रोल नहीं आती, ठीक है. सो द डेवलपमेंट इन द कॉलोनीज इन टर्न रीशेप्ड दीज आइडियाज ऑफ सोसाइटल चेंज, ठीक है. तो द डेवलपमेंट इन द कॉलोनीज इन टर्न मतलब कि जितने भी कॉलोनीज थे, जितने भी आपके वो देश जो बेटा आपके किसी दूसरे कंट्री के अंडर में थे बेटा, उन्होंने भी ये सपना देखना स्टार्ट कर दिया कि हम भी सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं. और इस आइडिया को उन्होंने फिर क्या इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया कि हम कैसे ये चेंज लाए. तो जिस तरह से इंडिया में जितने भी फ्रीडम फाइटर थे वो लड़ते थे ना, तो वो सारे इसी चेंज के लिए लड़ते थे क्योंकि उनको भी आजाद होना था, ठीक है. अभी देखिए बेटा, नॉट एवरी वन इन यूरोप हाउएवर वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, ठीक है. तो यहाँ पे बेटा 3 लोगों की बात होती है, ठीक है. आप देखिए बेटा, तो यहाँ पे सारे के सारे लोग आपके ये चेंज नहीं चाहते थे, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन वो नहीं चाह रहे. Responses varied from those who accepted that some change was necessary but wished for a gradual shift. तो यहाँ पे बेटा ऐसे भी लोग थे जो कि चाह रहे थे कि हाँ चेंजेस हो बट धीरे धीरे, ठीक है, ग्रेजुअल शिफ्ट. टू दोज हु वांटेड टू रीस्ट्रक्चर सोसाइटी रेडिकली, सम वेर कंजर्वेटिव्स, अदर्स वेर लिबरल्स और रेडिकल्स. तो आप देख रहे हो बेटा 3 तबके में लोग बढ़ गए, कंजर्वेटिव्स, उसके बाद लिबरल्स और उसके बाद रेडिकल्स. तो आप क्लियरली देख सकते हो बेटा इन 3 हिस्सों में आपके ये लोग बढ़ गए. व्हाट डिड दीज टर्म्स रियली मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टाइम. तो उस टाइम के हिसाब से इनका मतलब क्या था. तो कंजर्वेटिव्स वो थे बेटा जो चेंज चाहते तो थे बट बहुत धीरे, बहुत धीरे, ठीक है, लाइक वेरी वेरी स्लो चेंज, मतलब कि ठीक है चलो यार हम मान जाते हैं कि आप चेंज कर दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्लीज जो भी चेंज आप लाना चाहते हो वो धीरे धीरे लाओ. एकदम अचानक से झट से इतना सारा चेंज ला दोगे तो ना मतलब मजा नहीं आएगा. क्योंकि ये कंजर्वेटिव्स वो थे बेटा जो आपके फर्स्ट क्लास के पीपल थे, फर्स्ट क्लास पीपल, क्योंकि ये लोग वो थे जिनके पास पावर था. क्या था बेटा? पावर, ठीक है. तो इनकी पावर अगर एक ही बार में इनके हाथ से छीन लोगे तो फिर ये लोग भी थोड़ा सा ना मजा नहीं आएगा ना इनको. इसलिए उन्होंने कहा कि हम पावर एक झट से खत्म नहीं कर सकते. तो इसीलिए एक बात याद रखिए बेटा, कंजर्वेटिव्स ने कहा कि हमें चेंज तो चाहिए बट स्लो एंड स्टडी, ठीक है. उसके बाद लिबरल्स कौन थे बेटा? अब लिबरल्स को एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये वो है जिसमें कि आपके एजुकेटेड पीपल आते थे बेटा, ठीक है, एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग, ठीक है, मिडिल क्लास. अब मिडिल क्लास वाले कैसे होते हैं थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, ठीक है. मिडिल क्लास, ठीक है, ये थोड़े से ना स्वार्थी लोग होते हैं, ठीक है. एजुकेटेड मिडिल क्लास ये थोड़े स्वार्थी होते हैं, थोड़े नहीं बहुत ज्यादा ही, ठीक है. ये थोड़े स्वार्थी होते हैं, प्लीज आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है. एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है. देखिए एजुकेटेड मिडिल क्लास हमेशा अपने भले के लिए सोचते हैं,
ये भी हो जाए तो भी अच्छा, ये भी हो जाए तो भी अच्छा, है ना, बट हमारे भले के लिए होना चाहिए। जैसे कि कभी भी याद रखना बेटा कि एडुकेटेड मिडिल क्लास जो था बेटा, ये कभी कभी कंजर्वेटिव के साथ साइड हो जाते थे, ठीक है, जब कंजर्वेटिव इनके भलाई के लिए बात करते थे, और लिबरल्स कभी कभी रेडिकल के साथ हो जाते थे जब रेडिकल्स इनके भलाई की बात करते थे। तो इसीलिए देखा, मतलब कि यहाँ पे जो लिबरल्स है ना बेटा, लिबरल्स यहाँ पे वो है जो एडुकेटेड मिडिल क्लास है, मतलब पढ़ लिख तो लिए पर ये नहीं पता कि क्या चाहिए, ठीक है, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे ये जो है बेटा वो हो जाते हैं जो कि पढ़ लिख लिए हैं, बातें तो रेवोल्यूशन की करते हैं, बट जब रेवोल्यूशन का टाइम आता है तो उतना इफेक्टिवली काम नहीं करते, क्योंकि यहां पे जितने भी आपके आगे कॉन्टेक्स्ट आएंगे बेटा, उसमें आप जब क्लास 10 में जाके पढ़ोगे या फिर इवन यहां पे भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कभी भी रेवोल्यूशन मिडिल क्लास ने लाया ही नहीं है। किसी भी हिस्ट्री में कहीं पे भी किसी भी जगह पे रेवोल्यूशन लाने के लिए मिडिल क्लास रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं। फ्रांस में भी देख लो बेटा, सिर्फ थर्ड एस्टेट के लोग ही काम कर रहे हैं ना, थर्ड एस्टेट के पीपल ने ही रेवोल्यूशन लाया। थर्ड एस्टेट के पीपल में बेटा कभी मिडिल क्लास नहीं आता, ठीक है, उसमें क्या आता है बेटा, रेडिकल आते हैं। तो रेडिकल्स बेटा हमेशा रेवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे हैं, रेडिकल्स, ठीक है, रेडिकल्स हमेशा रेवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, क्योंकि इन्हें में वो सोच होती है कि हम चेंज लाएंगे। तो इसलिए रेडिकल्स जो थे बेटा वो थे जिनको इमीडिएट चेंज चाहिए था। क्या चाहिए था बेटा, इमीडिएट चेंज, इमीडिएट चेंज, जो कि ये चाहते हैं कि अभी के अभी आप सत्ता बदल दो, राजा को हटा दो और लोगों में से एक लीडर चूज करके डाल दो। तो ये कौन होते बेटा, ये इमीडिएट चेंज लाने वाले। जैसे आपके नेपाल में जेनजी जो थे ना बेटा, वो रेडिकल्स है सारे के सारे, वो कोई भी लिबरल नहीं है, वो कोई भी क्या नहीं है बेटा, लिबरल नहीं है, वो सारे रेडिकल्स थे। क्या थे बेटा, रेडिकल्स। तो बात को समझना, ठीक है, व्हाट सेपरेटेड दीज स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड व्हाट लिंक्ड देम टुगेदर, ठीक है, वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज टर्म्स डू नॉट मीन द सेम थिंग इन ऑल कॉन्टेक्स्ट और एट ऑल टाइम, ठीक है। तो यहां पे एक ही बात कही गई बेटा कि सारे समय ये सारे के सारे जितने भी टर्म्स है बेटा, कंजर्वेटिव, लिबरल्स एंड रेडिकल्स, हर समय सेम आपका मीनिंग इसका नहीं होता, ठीक है, हर समय हर कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग अलग अलग होता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इसकी जो मीनिंग है बेटा वो ये है, ठीक है। तो आगे बढ़ते बेटा, वी विल लुक ब्रीफली एट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशन ऑफ द 19th सेंचुरी एंड सी हाउ दे इन्फ्लुएंस चेंज, ठीक है। तो यहां पे हम इसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह से पॉलिटिकल ट्रेडिशन, ठीक है, आप देख सकते हो कि इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशन के बारे में बात करेंगे 19th सेंचुरी की, और उसने किस तरह से चेंज को इन्फ्लुएंस किया, किस तरह से इस इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशन के कारण आपका चेंज आया। And then we will focus on one historical event in which there was an attempt at a radical transformation of society, ठीक है। यहां पे बेसिकली जितने भी आपके हिस्ट्री में इवेंट्स हुए ना बेटा, जैसे कि आप इसको चेन ऑफ इवेंट्स मान लीजिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए हिटलर ने जो भी किया, ठीक है, हिटलर ने जो भी किया, हिटलर सोसाइटी को बदलने की कोशिश कर रहा था ना, क्या बदल पाया, काफी हद तक बदल दिया, बट क्या कंप्लीट चेंज कभी कर ला पाया, नहीं ला पाया, ठीक है, जैसी थी सोसाइटी वैसी होगी फिर से वापस, ठीक है। व्लादिमीर लेनिन ने सोसाइटी बदलने की कोशिश करी, क्या बदल पाया, नहीं बदल पाया बेटा, ये भी नहीं बदल पाया उतना क्लियरली, ठीक है, क्योंकि यहां पे याद रखिए बेटा कि इन्फ्लुएंस जो होता है ना बेटा, इन्फ्लुएंस, सोसाइटल इन्फ्लुएंस बेटा, यहां पे वही ना, रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, यहां पे वही कहना है अटेम्प्ट, एन अटेम्प्ट टू चेंज। अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है बेटा, कि बदलने की कोशिश करना, बदलने की कोशिश करी गई। थ्रू द रेवोल्यूशन इन रशिया सोशलिज्म बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड पावरफुल आइडिया टू शेप सोसाइटी इन द 20th सेंचुरी। और याद रखिए बेटा 20th सेंचुरी में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया बन गया, और सोशलिज्म ऑलमोस्ट आपके काफी सारे जो कंट्रीज थे बेटा उसमें ये प्रिवेल आज भी करता है। और ये आइडिया आपका जो शुरू हुआ था बेटा वो हुआ था आपके 20th सेंचुरी में, ठीक है। सॉरी चलिए तो स्टार्ट करते बेटा। नेक्स्ट, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, ठीक है। सो इसके बारे में मैंने आपको अभी समझाया। वन ऑफ द ग्रुप विच लुक टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल्स। लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेट ऑल रिलीजन, क्योंकि पढ़े लिखे लोग थे ना बेटा, तो ये चाहते थे कि सेक्युलर कंट्री हो, ठीक है, सेक्युलर, ठीक है। रेडिकल्स ऐसे नहीं होते बेटा, रेडिकल्स कभी भी आपके मतलब उतने पढ़े लिखे नहीं होते, तो ये नहीं चाहते कि आपके कि एक सिंगल रिलीजन, एक आपके एक ऐसी कंट्री बने जिसमें कि सारे के सारे रिलीजन आपके एग्जिस्ट करें, ठीक है। रेडिकल्स हमेशा अपने तरह का कंट्री चाहते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, इंडिया का पाकिस्तान से अलग होना भी एक रेडिकल मूव ही था, क्योंकि पाकिस्तानी जितने भी वहाँ पे गए, जो आपका मोहम्मद अली जिन्ना था वो भी एक रेडिकल था। क्या था बेटा, रेडिकल। अगर वो लिबरल होता गांधी जी की तरह तो कभी भी पाकिस्तान तो मिलने वाला था ही नहीं, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर गांधी जी यहाँ पे लिबरल है तभी देश का टुकड़ा हो गया ना,
कि गांधी जी अगर लिबरल ना हो, कि गांधी जी भी रेडिकल होता है, भागने नहीं दूंगा तेरे को, मैं अलग होने नहीं दूंगा, तब देश के टुकड़े नहीं होते ना। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा बेटा कि लिबरल टॉलरेटेड होते हैं, मतलब टॉलरेट कर लेते हैं हर चीज को, कि हाँ चलो ठीक है, मिडिल क्लास के लोग है ना, इस तरह से, है कि नहीं। अगर मान लो कि 4 लोगों की सीट है, अगर ऑटो वाला 5 लोग भी बिठाते तो चलो ठीक है, मिडिल क्लास यही सोचता है चलो ठीक है यार कोई बात नहीं, उसकी भी कमाई हो जाएगी, है कि नहीं, है कि नहीं। ऐसे बोलने वाले वैसे मिडिल क्लास अभी थोड़े थोड़े बहुत चेंज हो रहे हैं, है ना, कि अब तो लड़ाई भी होती है ना कि आपने क्यों बैठा दिया, हम लोग 4 लोगों की बैठने की सीट है फिर भी आप 5 लोग बैठा रहे हो, फिर भी ऑटो ड्राइवर जो अपना ही मन नहीं करता ना कि नहीं यार क्या हो गया मेरी गाड़ी में कुछ भी करो, आपको उतरना आप उतर जाओ, मतलब है कि नहीं, क्योंकि वो भी खुद भी एक मिडिल क्लास है ना जो ऑटो ड्राइवर वो खुद भी एक मिडिल क्लास है जो ऑटो चला रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए बेटा। सो यहाँ पे वी शुड रिमेंबर दैट ऑल दिस टाइम यूरोपियन स्टेट्स यूजुअली डिस्क्रिमिनेटेड इन फेवर ऑफ वन रिलीजन और अनदर। जैसे ब्रिटेन फेवर्ड द चर्च ऑफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया एंड स्पेन फेवर्ड द कैथलिक चर्च। तो मतलब कि हर कोई अपने अपने रिलीजन को फैलाने में लगा था, ठीक है। लिबरल्स ऑल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स, ठीक है, अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स, मतलब जितने भी आपके डायनेस्टिक रूलर्स है, जैसे कि बर्बन डायनेस्टी हो गई, जैसे यहाँ पे अभी जार निकोलस II है ना, ये भी आपके जितने भी थे ये डायनेस्टिक रूलर्स थे, और ये सारे के सारे जितने भी लोग थे इनके पास अनकंट्रोल्ड पावर था, मतलब कि इनकी पावर के ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं थी, ये चाहे कुछ भी कर सकते थे, ठीक है। दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट। दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू लॉज इंटरप्रेटेड बाय अ वेल ट्रेन्ड जुडिशरी दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिसर्स। मतलब कि ये चाहते थे एक ऐसी सोसाइटी बनाना जहां पर आप एक ऐसे पार्लियामेंट को फॉर्म करें जो कि इलेक्टेड हो। क्या हो बेटा? इलेक्टेड होने का मतलब क्या होता है? ये लोगों के द्वारा इलेक्ट किया गया होना चाहिए, ठीक है। एक ऐसा जो कि सब्जेक्ट टू लॉज हो और ये इंटरप्रेट करे किसको बेटा? लॉज को बनाए, और साथ ही साथ ये आपके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस को फॉर्म करे, और साथ ही साथ देख सकते हो कि एक वेल ट्रेन्ड जुडिशरी होनी चाहिए बेटा जो कि देश में लॉ एंड ऑर्डर को क्या करे? मेंटेन करे। और साथ ही साथ ये जुडिशरी किसके इंडिपेंडेंट होना चाहिए बेटा? रूलर और ऑफिशियल्स के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आउट ऑफ दैट होना चाहिए, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का हमारा जज है, उसको कोई है ना, उसको पीएम मोदी ने बोल दिया कि बेटा ये डिसीजन देना है, ठीक है, और उसने बोल दिया हाँ सर क्यों नहीं, और उसने वही डिसीजन दे दिया, तो ये आपके इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेटिव नहीं हुआ ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा बेटा कि इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स। हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, ये आपके डेमोक्रेट्स नहीं थे। क्या नहीं थे बेटा? ये डेमोक्रेट्स नहीं थे। दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर भी बिलीव नहीं करते, मतलब ये चाहते नहीं थे कि सबको वोटिंग राइट्स मिले, स्पेशली वुमेन्स को। दैट is the right of every citizen to vote. They felt men of property mainly should have vote. तो यहां पे उन्होंने कहा कि वही आदमी वोट दे पाए जिनके पास प्रॉपर्टी है। तो आप क्लियरली देख सकते हो बेटा कि यहां पर लिबरल्स जो है बेटा ये थोड़े से कंजर्वेटिव की तरफ झुकते हुए नजर आ रहे हैं ना, क्योंकि जमीन जिसके पास होगी वो तो ऑब्वियसली अमीर ही होगा ना उस समय में, है कि नहीं। सबके पास क्या पैसा था जमीन खरीदने के लिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हमारे पीजेंट थे, है कि नहीं। तो इसलिए यहां पे लिबरल्स जो थे बेटा ये थोड़े से मतलब कि यहाँ पे कंजर्वेटिव की तरफ झुकते हुए नजर आते हैं, ठीक है। इसलिए ये थोड़े से मतलब है ना गलत चीज में है। तो दे ऑल्सो डिड नॉट वांट द वोट फॉर वुमेन, ये देखिए क्लियर एकदम बोल दिया गया है, ठीक है, कि वुमेन के पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होना चाहिए, वुमेन्स के पास कोई भी वोटिंग राइट एकदम ही नहीं होना चाहिए। इसलिए लिबरल्स जो है बेटा याद रखिएगा बेटा, लिबरल्स हमेशा यहां पे हिस्ट्री में गलत राह पे खड़े हैं, ठीक है, गलत राह पे। इन कॉन्ट्रास्ट रेडिकल वांटेड अ नेशन, अब देखिए रेडिकल क्या चाहते हैं, ठीक है, रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। उन्होंने कहा कि जो कंट्री की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए बेटा, आपका गवर्नमेंट फॉर्म होना चाहिए। मैनी सपोर्टेड वुमेन्स सफरेज मूवमेंट, और बहुत सारे रेडिकल्स ने बेटा आपके वुमेन्स को वोट देने के राइट को सपोर्ट भी किया। अनलाइक लिबरल्स दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ऑनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ऑनर्स। उन्होंने कहा कि लिबरल्स की तरह हम आपके अमीरों के साथ नहीं हैं, हम उनके अगेंस्ट है। एंड इवन वो बर्थ राइट्स को भी छीनना चाहते थे, मतलब कि बर्थ राइट्स आपको पता है ना, जैसे मतलब कि जन्म के बाद राजा का बेटा राजा ही बनेगा, मतलब है ना, तो इस तरह से। तो उन्होंने कहा कि हम वो प्रिविलेजेस भी खत्म कर देंगे। एंड दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बट डिसलाइक्ड कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन हैंड ऑफ फ्यू। मतलब कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं थे। इन्होंने कहा चलो ठीक है किसी के पास अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी तो हो कोई बात नहीं, पर वो इस चीज से उनको गुस्सा था कि अगर एक ही आदमी के पास 100 एकड़ की जमीन है तो क्या फायदा, है ना। तो इसलिए वो चाहते थे कि सब सारे के सारे जमीनें वो कॉन्फिस्केट हो और सबको इक्वली बांटा जाए,
ठीक है। हाँ, उसके बाद वो जो करने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे वही था। अब फाइनली आते बेटा कंजर्वेटिव्स। अब कंजर्वेटिव्स वेर अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स, ये दोनों के अपोज थे। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन हाउएवर इवन कंजर्वेटिव हैड ओपन देयर माइंड्स टू द नीड फॉर चेंज। अब यहां पे देखिए बेटा, कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड आपके रेडिकल्स के एकदम ऑपोजिट थे, ये चेंज नहीं चाहते थे, ठीक है। बट जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो इनको समझ में आ गया बेटा कि इनका भी गला कट सकता है। तो इसलिए फिर इन्होंने क्या कहा बेटा कि तो हमें अपने माइंड्स को ओपन करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम अभी भी नहीं बदलेंगे तो फिर ये हमारा गला तो काट के ही रहेंगे। इसलिए इन्होंने कहा कि हम जरूर चेंज को फेवर करेंगे। पर अर्लियर इन द 18th सेंचुरी कंजर्वेटिव्स हैड बीन जनरली अपोज टू द आइडिया ऑफ चेंज, ये जनरली अपोज करते थे। 18th सेंचुरी या 18th सेंचुरी से पहले बोलते थे कोई चेंज नहीं आना चाहिए, सब जैसा है वैसे चलने दो, हमको तो मजा आ रहा है। बाय द 19th century they accepted that some change was inevitable but believed that the past had to be respected and change had to be brought about through a slow process। उन्होंने कहा कि पास्ट को रिस्पेक्ट करना जरूरी है, और साथ ही साथ अब यहां पे पास्ट को रिस्पेक्ट करने का मतलब क्या है बेटा, अगर वो कह रहे हैं कि पास्ट को रिस्पेक्ट करना जरूरी है तो ये बेसिकली अपने जो वंशज हैं उनको सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके जो आने वाले हैं, इनके जो बच्चे हैं, इनके जो आपके नाता नातेन पोता पोती वॉट एवर दैट इज राइट, तो ये अपने ग्रैंड सन्स को भी क्या कर रहे हैं बेटा, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब ये कह रहे हैं कि रिस्पेक्ट देना जरूरी है तो बेसिकली यहाँ पे थोड़े लंबे जनरेशन का यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, एक सिक्योरिटी आ जाती है ना। क्योंकि अगर इनको रिस्पेक्ट दिया जाएगा तो फिर बाकी जनरेशन को भी रिस्पेक्ट दिया जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पे एक और चीज देखिए बेटा, स्लो प्रोसेस। एंड इस स्लो प्रोसेस में भी बेसिकली वो यही कह रहे हैं कि हमारे जितने भी आगे आने वाली जनरेशन है बेटा वो सिक्योर रहे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे कि अगर यहाँ पे हम कंजर्वेटिव्स की बात को समझे तो आप सबके पेरेंट्स भी कंजर्वेटिव्स ही हैं, सारे के सारे, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर मान लीजिए आपके पेरेंट्स के पास जितनी भी जमीनें हैं या कोई धन संपत्ति है, अगर मान लो कि कल को मोदी जी रात को 12 बजे है ना माइक में अनाउंस करते तुम्हारे पास जो भी संपत्ति अब वो इंडियन गवर्नमेंट की हो गई, आप लोग बगावत नहीं कर दोगे, है ना, ओए ऐसे कैसे हो जाएगा, ये मेरे मेहनत की कमाई से खरीदा हुआ है ना जमीन है, करोगे नहीं करोगे, करोगे है कि नहीं, सब लोग कर देंगे। आप सबके पेरेंट्स रास्ते पे नहीं आ जाएंगे, हम तो धरने पे बैठ जाएंगे, है कि नहीं। हर किसी की जमीन अब गवर्नमेंट की हो गई, सारे के सारे जितने भी आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं वो फाड़ दिए जाए, अब वो आप कोई काम के नहीं है ऐसा बोल देगा। अब गवर्नमेंट कर ही सकती है ऐसा, बट रातों रात कर दिया तो क्या हो जाएगा बताओ, मोदी जी घर में हमला नहीं हो जाएगा, मोदी जहाँ पे भी वो प्रधानमंत्री आवास है वो सब जला नहीं देंगे लोग, है कि नहीं। ऐसा कैसे कर दिया आपने, हो ही नहीं सकता ऐसा, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो हम सब भी तो कंजर्वेटिव हुए ना, हुए कि नहीं हुए, हम चेंज नहीं चाहते, रेडिकल चेंज नहीं चाहते, बट हमारे ऊपर बेटा एक रेडिकल लीडर बैठा हुआ है, वो कभी भी चेंज कर सकता है ये चीज़, ठीक है ना। तो याद रखिए, जिस तरह से नोटबंदी कर दी उसने, अचानक से नोटबंदी हो गई, रात को 12 बजे बोल दिया माइक में कि 1000 रुपये और 500 रुपये के नोट अब बंद। तुम लोग शायद तब पैदा हुए होंगे, है ना, तब शायद तुम लोग छोटे रहे होंगे, 2017 में होता है ये बात, ठीक है। कब के हो तुम लोग, वो 11 के हो गया, वो तब तुम लोग शायद 4 5 6 साल के थे, है ना। तो तुम लोग को याद होगा ना कि एटीएम में लाइन लगना पड़ता था, है कि नहीं, है ना। एटीएम में लाइन लग के खड़े हैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे, एग्जैक्टली, है ना, ये सब आपका चल रहा था वहाँ पे, है कि नहीं। तो ये जो चीज़ है बेटा, ये बहुत ही रेडिकल मूव है। क्या है बेटा, ये रेडिकल मूव, एकदम रेडिकल। और इसने इंडिया के इतनी बड़ी इकोनॉमी को बचाया बेटा, क्या बोले, है ना, इतनी बड़ी इकोनॉमी को कि आप यहाँ पे हिसाब नहीं लगा सकते। क्योंकि पाकिस्तान ने बेसिकली कर क्या दिया था बेटा, उस समय नकली नोट बना के इंडिया में डालना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो इसीलिए हुआ क्या बेटा कि जो इंडिया था बेटा वो बहुत बड़े इन्फ्लेशन में चला गया था, इंडिया में हर चीज़ बहुत महंगी से महंगी होती चली जा रही थी, ठीक है। इसीलिए इसको रोकने के लिए ये मूव करना बहुत बहुत ज़रूरी था, और ये किया भी गया, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा क्या बोला है, सच डिफरिंग आइडिया अबाउट सोसाइटल चेंज क्लैश ड्यूरिंग द सोशल एंड पॉलिटिकल टर्मोइल दैट फॉलोड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और यहां पे याद रखिएगा बेटा कि इसी कारण से, इसी डिफरेंस के कारण से बेटा, पॉलिटिकल टर्मोइल के कारण आपके फ्रांस में लड़ाई हुई। और क्योंकि कंजर्वेटिव चेंज चाहते नहीं थे और आपके रेडिकल्स चेंज इमीडिएट चाह रहे हैं, तो लड़ाई तो होगी ना। दो एक दूसरे के तरफ देखना नहीं चाहते, क्योंकि एक उस तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, एक इस तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, तो कभी दोनों में बनेगी क्या, नहीं बनने वाली ना। इसीलिए यहां पे लड़ाई होनी थी, इट वाज इनएविटेबल, और ये होकर ही रहा, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा, द वेरियस अटेम्प्ट्स एट रेवोल्यूशन एंड नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन इन द 19th century हेल्प्ड डिफाइन बोथ द लिमिट्स एंड पोटेंशियल ऑफ दीज पोटेंशियल टेंडेंसीज, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली जो 19th century था बेटा, उसने इन दोनों लिमिट्स को क्या किया बेटा, टेस्ट किया। और इसी 2 लिमिट्स के बारे में कंप्लीट आपको यहां पे आइडिया भी दिया जाएगा इस चैप्टर में, और साथ ही साथ
पोटेंशियल जो है बेटा इन दोनों पॉलिटिकल टेंडेंसीज का यहां पर आपको पता लग चुका है, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था बेटा उसमें रेडिकल्स ही जीते थे, और फाइनली आपके यहां पर जो आपका ये रशियन रेवोल्यूशन है इसमें भी रेडिकल्स ही जीतेंगे। तो बेसिकली रेडिकल्स एंड आपके कंजर्वेटिव्स की लड़ाई में कभी कंजर्वेटिव्स जीत नहीं सकते, ठीक है, रेडिकल्स ही जीतेंगे। और आपका अभी का बेस्ट एग्जांपल नेपाल है बेटा, जहां पे रेडिकल्स ने ही सत्ता पलट कर दी ना, कंजर्वेटिव्स कहां टिक पाए, कंजर्वेटिव्स टिक पाए नहीं ना। नेपाल का राजा बेचारा कब से कोशिश कर रहा है कि फिर से मेरे के पास सत्ता आ जाए, यहाँ पे है ना, कभी आके मोदी जी को तेल लगा रहा है, कभी जाके कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, बट कुछ हो पाया, कुछ नहीं हो पाया। बट रेडिकल्स ने देखो बेटा रातों रात सत्ता पलट कर दिया, खत्म कर दिया, सारा कुछ कर दिया कि नहीं कर दिया, कर दिया ना। तो इसको बोलते हैं बेटा रेडिकल्स का पावर, इसको क्या बोलते हैं बेटा, रेडिकल्स का पावर। रेडिकल्स हमेशा पावरफुल है, ठीक है, हमेशा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए, तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, दीज पॉलिटिकल ट्रेंड्स वर साइंस ऑफ अ न्यू टाइम। इट वाज अ टाइम ऑफ profound social and economic change. It was a time when new cities came up and new industrialized regions developed and railways expanded and the industrial revolution occurred. ठीक है, तो वैसे अगर देखा जाए तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे जो भी ये चेंजेस आ रहे हैं ना आपके रशिया में, ये बहुत ही स्लो चेंज है, ठीक है बेटा। आपको बताना चाहता हूँ बेटा आपके ये जनरल नॉलेज के लिए कि 1757 में बैटल ऑफ पलासी हुई थी बेटा, बैटल ऑफ पलासी, ठीक है, बैटल ऑफ पलासी हुई थी। आपको याद होगा शायद बैटल ऑफ पलासी के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने, सिराजुद्दौला को मारा गया था ब्रिटिशर्स और आपके मीर जफर के द्वारा, है ना। और उस तरह से जब ये हुआ बैटल ऑफ पलासी खत्म, तो मीर जफर को आपके बंगाल का नवाब बनाया गया, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर क्या यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन से आप कहाँ पहुंच गए, यहाँ पे करेक्ट कर रहा हूं, देखिए ना। तो जैसे ही 1757 हुआ ना बेटा, 1757 के बाद हुआ क्या बेटा, 1760 से, ठीक 1760 से बेटा आपके इंग्लैंड में, लंदन में बेटा सबसे पहला इंडस्ट्री सेटअप किया गया। इसको कनेक्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है, कनेक्ट करने की कोशिश करिए कि यहां पे जो भी बंगाल में आपका घटित हुआ, उसके बाद बहुत सारी संपत्ति 1760 से आपके लंदन में पहुंचाया जाने लगा, ठीक है, भर भर के सोना चांदी पैसा सब कुछ, ठीक है, ये लंदन पहुंचा। कब पहुंचा बेटा, 1760 में। और 1760 से ही लंदन को इंडस्ट्रियलाइज करना स्टार्ट किया गया। आप इमेजिन कर लो बेटा कि पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे पहली इंडस्ट्री जो सेटअप की गई, जो लंदन में करी गई बेटा, वो इंडिया के पैसों से किया गया, ठीक है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि लंदन की जितनी भी सड़कें हैं, लंदन के जितने भी आपके पॉश बिल्डिंग हैं, लंदन में जितने भी आपके बढ़िया बढ़िया है ना, अलग अलग है ना, घूमने की जगह है, बिग बेन है, जो भी, हाँ जी एग्जैक्टली, जो भी सारी चीजें हैं वो सारे के सारे कहां से, किसके पैसे से बनाए गए, इंडिया के पैसे से बनाए गए, ठीक है बेटा। बहुत गरीब थे बेटा, बहुत गरीब। और आप क्लियरली देख सकते हो बेटा कि जब ये लंदन में पहुंचा तो यहां से बेटा वो टाइम था बेटा जब पहली बार इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। रशिया तो बहुत पीछे है, रशिया तो भी बहुत पीछे है बेटा, ठीक है। देखिए आप, तो यहां पे ये लोग क्या कह रहे हैं बेटा कि दीज पॉलिटिकल ट्रेंड्स वर साइन ऑफ न्यू टाइम। इट वाज अ टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज। इट वाज अ टाइम व्हेन न्यू सिटीज केम अप एंड न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन डेवलप्ड, रेलवेज एक्सपैंडेड एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑकर्ड। हाँ देखा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑकर्ड। बट वो शुरू कब हो चुका था बेटा, आपके 1760 से शुरू हो चुका है बेटा। ये 18th सेंचुरी है जब ये शुरू हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि कितने पीछे है। अब देखिए बेटा, कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं इस किताब की बात भी ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज। मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन, याद रखिए बेटा, उस समय चाइल्ड लेबर जैसी कोई चीज नहीं थी, ठीक है। चाइल्ड लेबर बच्चे कर सकते थे, जो जितना कर सकता है वो कर सकता था, ठीक है। आप देख सकते हो क्योंकि वहां पे वर्क के ऊपर ही पैसा मिलता था, ठीक है। सबसे ज्यादा ऑब्वियसली मैन को ही मिलते थे, उसके बाद वुमेन को और उसके बाद चिल्ड्रन को, ठीक है। फैक्ट्रीज में आए, वर्क आवर्स वर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वर वेरी पुअर। मतलब कि काम बहुत होता था बट पैसे बहुत ही चंद कुछ रुपए मिलते थे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो जब मेरे दादाजी के टाइम की अगर बात करें तो मेरे दादाजी कहते थे कि जब वो पहली बार बीएसएफ में भर्ती हुए तो ही वाज बोर्न इन 1947, ठीक है। 1947 अगस्त में उनका जन्म हुआ है, ठीक है। तो वो जब आपके बीएसएफ में भर्ती हुए तो वो कहते हैं कि वो लगभग तब 19 साल के थे शायद। तो आप यू कैन काउंट दैट आउट, राइट, कि कितने साल के हो गए बेटा, कि कौन से साल हो गए, वो 1960 के कुछ साल हो गए, ठीक है। तो 1960 में इवन ही वाज जस्ट आफ्टर, जब आपका चाइनीज लोगों के साथ इंडिया का वॉर हुआ था ना, उसके बाद वो भर्ती हुई थी, ठीक है। तो कहते हैं कि जब पहली बार भर्ती हुए थे ना, उनके 3 रुपये सैलरी थी, 3 रुपये 4 रुपये ऐसी सैलरी थी उनकी, ठीक है, इस तरह से।
एंड उस पर्टिकुलर 3-4 रुपए से इतनी ज्यादा सारे मतलब सामान आते थे, मतलब कि सिर्फ आधे रुपए से तो बेटा आपका राशन पूरा आ जाता था, ठीक है। तो कहते थे कि वो धीरे धीरे बढ़ते 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 अब अभी आप इमेजिन कर लो कि राइट नाउ ही इज रिटायर्ड, ठीक है, अभी रिटायर्ड हो गए, अभी वो आपके 81 के हैं, ठीक है, ही इज राइट नाउ 81 के, नहीं 47 से तो 79 78 के हैं वो, लगभग ऐसे ही कुछ है, ठीक है, ऐसे कुछ 80 के पास पहुंच ही गए हैं लगभग, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अभी उनकी जो पेंशन है, जो बीएसएफ की पेंशन है बेटा, दैट इज ऑफ 60,000 रुपीज, ठीक है, जो उनको मिलता है, ठीक है, समझ रहे हो, 60,000 कहाँ, 3 रुपए सैलरी से 60,000 का पेंशन मिल रहा है, तो सैलरी कितनी की होगी। मेरे दादाजी जो आपके रिटायर्ड हुए 2006 में रिटायर्ड हुए, ठीक है। सो यू कैन इमेजिन कि इतने पैसे कि कैसे उन्होंने एक्चुअली पैसे को बढ़ते हुए देखा होगा ना, कि ऐसे बढ़ा है कि 3 रुपए की सैलरी से बढ़ते 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 कहाँ पहुंच गया वो आपके, मैं सिर्फ पेंशन की बात कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली कुछ लाख रुपए तो रहे ही होंगे, है कि नहीं। तो ये इस तरह से आपका कंडीशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हो अनएम्प्लॉयड was common particularly during times of low demand for industrial goods, ठीक है। housing and sanitation were problems since towns were growing rapidly. liberals and radicals search for solutions to these issues. तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो बेटा कि जिस तरह से मैंने बताया कि पुअर वेजेस के लिए आपको मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि सरकारी नौकरी में भी इतना कम पैसे थे, तो उसी तरह से यहाँ पे भी देख सकते हो बेटा कि ये तो फैक्ट्री का काम हो गया, इसमें तो और भी कम पैसे मिलेंगे ना, तो बहुत ही कम पैसा था बेटा, उस समय काम ज्यादा होता था, पैसे कम होते थे, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर इतने सारे इश्यूज को फेस करते हुए आप देख सकते हो आगे क्या बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वेयर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो आप देख सकते हो बेटा कि जितने भी आपके इंडस्ट्रीज थे वो आपके इंडिविजुअल्स के थे, किसके थे बेटा, इंडिविजुअल्स का मतलब क्या हो गया बेटा कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, क्या थी बेटा, प्राइवेट प्रॉपर्टी। लिबरल्स एंड रेडिकल्स देमसेल्व्स वेर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स। तो आप देख सकते हो बेटा कि लिबरल्स और रेडिकल्स ये खुद ही क्या थे बेटा, प्रॉपर्टी ओनर्स थे, ठीक है, प्रॉपर्टी ओनर्स थे, और यही एम्प्लॉयर्स भी थे, यही आपके यही ये है ना, मतलब कि लोगों को हायर भी यही करते थे, ठीक है, एम्प्लॉयर्स का मतलब वही होता है, ठीक है। Having made their wealth through trade or industrial ventures, they felt that such efforts should be encouraged and that its benefit would be achieved if the workforce in the economy was healthy and citizens were educated. तो उन्होंने ये सोचा कि अगर हम लोगों को encourage करें, ठीक है, और लोगों को एजुकेट करे, तो हमारी जो वर्क फोर्स होगी बेटा वो काफ़ी अच्छी खासी होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी अगर एक अनपढ़ आदमी है, अगर उससे आप कोई भी काम करवाओगे तो वो काम सिर्फ बॉडीली करेगा, कभी दिमाग नहीं लगाएगा, ठीक है। जैसे कोई अनपढ़ आदमी है, उसको सीधा बोल दे कि बेटा ये काम कर ले, ठीक है, तो वो सिर्फ अपने बॉडी से काम कर रहा है, उसको दिमाग में कुछ आइडिया नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, बस वो कर रहा है बस, ठीक है। बट अगर मान लो कि कोई आपका पढ़ा लिखा आदमी है, ठीक है, पढ़ा लिखा कोई आदमी है, अब उसको हमने ये काम करने के लिए बोल दिया, तो बेसिकली पढ़ा लिखा आदमी उसमें अपना दिमाग भी लगाएगा ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो वहां पे क्या इन्होंने ये सोचा कि अगर हम हमारे जितने भी मास ऑफ द पीपल है जो कि आपके हमारे अंडर में काम कर रहे हैं बेटा, अगर उनको हम एजुकेट कर देंगे तो हमारी वर्क फोर्स और बेटर हो सकती है, वो लोग और ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, वो दिमाग लगा पाएंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए बेटा, अपोज टू द प्रिविलेज द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी हैड बाय बर्थ, दे फॉर्मली बिलीव्ड इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर एंड एंटरप्राइज। और यहां पे इनका ये मानना था, जो कि लिबरल्स थे बेटा, लिबरल्स और रेडिकल्स, ये इनका ये मानना था कि यहां पे बर्थ राइट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। यहां पे जितने भी लोग हैं बेटा वो अपने दम पर, या फिर जो भी काम कर रहे हैं, या फिर जो भी आपके ये यहां पे लिखा ना बेटा, इंडिविजुअल एफर्ट से, लेबर से, जो भी है बेटा, एंटरप्राइज से, उनको ये जो डेवलपमेंट है वो मिलनी चाहिए, और साथ ही साथ ये जो कुछ भी है ये उसी आदमी को मिलना चाहिए जो इसको ट्रूली डिजर्व करता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि जो कोई भी है ना, मतलब कि पैदा हो गया है, राजा का बेटा राजा है ना, बना दिया हमने, वैसे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीटली इसके अगेंस्ट है। एंड इफ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल वाज एंश्योर्ड, इफ द पुअर कुड लेबर एंड दोज विथ कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रिस्ट्रेंट्स, दे बिलीव दैट सोसाइटी वुड डेवलप, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली बताया गया क्या बेटा कि फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल अगर मिल सके, अगर इंडिविजुअल्स को फ्रीडम मिल सके, एंड अगर उनकी फ्रीडम को मतलब कि इंश्योर किया जाए कि हाँ भैया कि आप फ्री हो, आप कोई भी काम करने के लिए फ्री हो, आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं कि आपको यही काम करना है। एंड इफ द पुअर कुड लेबर, और जो पुअर लोग है बेटा अगर वो अपना मतलब है ना काम करके अपने पैसे कमा सके, एंड दोज विद कैपिटल्स कुड ऑपरेट विदाउट रिस्ट्रेंट्स, और जो कैपिटल जिनके पास है बेटा, जैसे कि कैपिटल आपके लिबरल्स के पास था, रेडिकल्स के पास भी कैपिटल था, तो अगर उनके
हाथों को खोल दिया जाए और ये कहा जाए कि आप भी क्या कर सकते हो बेटा, आप भी इंडस्ट्री बना सकते हो, आप भी लोगों की मदद कर सकते हो, तो तब उन्होंने कहा कि तब एक्चुअली सोसाइटी क्या करेगी बेटा, डेवलप करेगी। ठीक है, तो यहां पर उनका यही मानना था कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज के बदले क्या होना चाहिए बेटा, इंडस्ट्री बनाने का हक सबको मिले, ग्रुप इंडस्ट्री बना सके। ठीक है, ग्रुप इंडस्ट्री एक तरह से जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया जा सके, जिसमें कि आपके सारे के सारे जितने भी लोग हैं जो उसमें काम कर रहे हैं वो एक तरह से शेयर्ड प्रॉफिट ले सके। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने आज एक फैक्ट्री खोल ली, ठीक है, और आप सब मेरे वर्कर्स हो। ठीक है, तो मैंने कहा कि मैंने फैक्ट्री खोली, आप सब मेरे वर्कर्स हो, तो मान लो कि मैंने कोई प्रॉफिट जनरेट किया। ठीक है, बट वो प्रॉफिट मैंने किसके बेसिस पे जनरेट किया, आपके बेसिस पे ना, तो मैंने वो प्रॉफिट आप सबसे बांट लिया। मैंने कहा कि ये प्रॉफिट में तुम्हारा भी हक है, तुम्हारा वेजेस तो तुम्हें मिल ही रहा है, बट मैंने कहा कि ये प्रॉफिट का हिस्सा तुम्हारा भी, ये लो। ठीक है, तो मैंने अपने हिस्से में कुछ प्रॉफिट रख लिया, मैंने तुम्हें भी कुछ प्रॉफिट दे दिया, तो तुम बाद में क्या होगे बेटा, तुम बाद में फ्री हो पाओगे ना, तुम्हें हमेशा ये लेबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम बाद में कुछ और भी अपना कर सकते हो। तो इस तरह से हम सोसाइटी को डेवलप करते हैं। बट कैपिटलिज्म की सरकार में बेटा कभी भी सोसाइटी अच्छे से डेवलप नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि वहां पे जो भी फायदा होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसका होता है बेटा, कैपिटलिस्ट का होता है, जो पैसा लगाया है। जैसे कि मान लो कि मैं कैपिटलिस्ट हूं, ठीक है, तो मैंने पैसा लगाया, तुम लोग मेरे वर्कर्स हो, तो तुम लोगों को मैं कभी भी अपने हिस्से की प्रॉफिट नहीं देने वाला। मैं क्यों दूं? मैंने पैसा लगाया तो मैं क्यों तुमको प्रॉफिट दूं? तुम्हें सैलरी मिल रही है ना, तो तुम सैलरी लो, जाओ, हो गया काम खत्म तुम्हारा। तो ये चीज है। ठीक है, सो मैनी वर्किंग मेन एंड वुमेन हु वांटेड चेंजेस इन द वर्ल्ड रैलीड अराउंड लिबरल्स एंड रेडिकल ग्रुप्स एंड पार्टीज इन द अर्ली 19th सेंचुरी। ठीक है, तो अर्ली 19th सेंचुरी में बेटा यहाँ पे लोगों ने काफ़ी रैलियाँ निकाली, और ये जो थे बेटा, ये कौन थे बेटा, ये लिबरल्स एंड रेडिकल्स। ठीक है, और यहाँ पे मैनी वर्किंग मैन एंड वुमेन यहाँ पे है ना, जो चेंज लाना चाह रहे थे, वो रेडिकल्स और लिबरल्स के ग्रुप में काफ़ी इन्होंने घूम घूम के आपके रैलियाँ करी, और ये काफ़ी सक्सेसफुल भी हुआ, बट उतना बड़ा कोई चेंज नहीं ला पाया। ठीक है, ये चीज़ तो है। Some nationalist liberals and radicals wanted revolution to put an end to the kind of government established in Europe in 1815। तो यहाँ पे बहुत सारे आपके जो ये liberals and radical जो थे बेटा, वो कुछ नेशनलिस्ट थे, वो चाहते थे कि जो मोनार्की है बेटा आपके यूरोप में वो खत्म हो जाए। ठीक है, और उन्होंने ऐसा कोशिश करने की कोशिश कब किया था बेटा, आपके 1815 में। इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया दे बिकेम रेवोल्यूशनरी एंड वर्कड टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क्स। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया बेटा, उन सब ने मिलके एग्जिस्टिंग मोनार्क्स को खत्म करने की कोशिश करी। Nationalists talked of revolution that would create nations where all citizens would have equal rights। तो नेशनलिस्ट वो लोग थे बेटा जो ये बात करते थे कि कोई भी कंट्री अगर फॉर्म हो रही है तो बेटा कंट्री में लोगों के पास क्या होना चाहिए बेटा, इक्वल राइट्स होना चाहिए। आफ्टर 1815 गुइसेपी मजीनी एंड इटालियन nationalist conspired, यहाँ पे देखिए बेटा, आफ्टर 1815 गुइसेपी मजीनी एंड इटालियन conspired with others to achieve this in Italy, बट वो फेल हो गए। ठीक है, ये बुरी तरह फेल हो गए। नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया रीड हिज राइटिंग। इन्होंने मतलब कोशिश करी थी बेटा, इन्होंने आपके सेकंड इंटरनेशनल बनाया, ठीक है, बहुत कुछ किया इन्होंने, सीक्रेट आपके ग्रुप्स वगैरह बहुत सारे कुछ बनाए, बट ये कभी सक्सेसफुल हुए नहीं। और इनके अनसक्सेसफुल होने का जो कारण था बेटा, वो आप पढ़ोगे क्लास 10 में आपको पूरा पढ़ाया जाएगा कि ये क्यों सक्सेसफुल नहीं हुए, क्यों ये हार गए। फर्स्ट चैप्टर में ही है। ठीक है बेटा, फर्स्ट चैप्टर में ही आपका है। इन्होंने काफ़ी कोशिश करी, बट ही फेल्ड इन हिज मिशन। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज थी बेटा, वो रेडिकल्स और लिबरल्स के हाथ में नहीं थी। वो बनाना तो चाहते थे बेटा आपके रशिया को डेवलप्ड है ना, बट यहाँ पे था क्या कि जो आपकी सोसाइटी थी उसके आपके रिस्ट्रेंस के कारण यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल जो था बेटा, वो अपनी जो इंडस्ट्री है वो सेटअप तब तक नहीं कर सकता था जब तक से उसको अलाउ ना किया जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंट्रो, एंड साथ में कुछ टॉपिक्स हम लोग कल स्टार्ट करेंगे आपका कमिंग ऑफ द सोशलिज्म टू यूरोप। ठीक है, क्लियर? चलिए।